हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने इस चैनल पे क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट पढ़ रहे थे एंड हमारे इस चैप्टर पे 4 लेक्चर पहले ही पूरे हो चुके हैं एंड आज जो ये लेक्चर है ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज हम समझेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, साथ ही साथ इस चैप्टर में कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम वो भी समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, वो हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करके समझेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, आप उनको देखते ही समझ जाएंगे कि वो रिजल्ट सही है। आप क्योंकि अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन ढंग से पता है कि क्या होते हैं, हमने जो कि पिछले 2 लेक्चर्स में कवर करे हैं सारे, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ओनली ए हो गया, ओनली बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने ये सारी चीजें पिछले 2 लेक्चर में पढ़ी हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सब चीजें क्या होती है तो आप पहले जाके वो लेक्चर देखिए एंड फिर आपको आज की चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो आज के लेक्चर के साथ शुरू करते हैं एंड आज मैं आपको सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ये रिजल्ट्स काफी काम आएंगे आपके। तो शुरू करते हैं रिजल्ट के साथ में। पहला रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन ए किसके बराबर होता है, ए। मेरे को ये आपको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यूनियन का मतलब समझा है। हमने समझा है यूनियन क्या होता है कि एलिमेंट्स को किस में बिलोंग करना है, या तो इसमें बिलोंग कर जाए या फिर इसमें बिलोंग कर जाए। अगर कोई एलिमेंट इसका या इसका दोनों में से किसी का भी हिस्सा है तो उसे ए यूनियन उसमें रहने का हक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन ए में रह सकते हैं, जिनको हक है ए यूनियन ए में रहने का, वो किसके इक्वल होंगे, ए के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको यूनियन ढंग से पता है क्या चीज होती है। तो ए यूनियन ए बराबर होता है किसके, ए के। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, ए के। इंटरसेक्शन का मतलब हमने सीखा था कि क्या कॉमन है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए के सारे एलिमेंट ए में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ अब मैं बात करूं अगर, तो ए के साथ अगर मैं यूनियन कराऊं किसका, फाई का, ए के साथ अगर मैं यूनियन कराऊं किसका, नल सेट का, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और हमें पता है अगर किसी सेट पे कोई ऑपरेशन लगाए हम, अगर किसी चीज पे हम कोई ऑपरेशन लगाए और हमें वापस से वही चीज मिल जाए तो हम कहते हैं जिस चीज के साथ हमने वो ऑपरेशन कराया है वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर हम कोई एक चीज पकड़े और उसका ऑपरेशन कराएं, कोई एक ऑपरेशन कराएं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो यूनियन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, हम अगर उसमें वो ऑपरेशन करा रहे हैं किसी एक एलिमेंट के साथ में और हमें वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जिस एलिमेंट के साथ हमने वो ऑपरेशन करवाया है वो एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए, उस ऑपरेशन के लिए। तो हम क्या कहेंगे, फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, यूनियन के लिए। फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, यूनियन के लिए। क्यों, क्योंकि ए यूनियन फाई किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर होता है किसके, ए के। तो हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट है इंटरसेक्शन के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, क्या कि ए यूनियन फाई बराबर होता है ए के। और बहुत क्लियरली हम ये चीज विजुलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में यही चीज पे जोर डाला है कि वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे अगर आप विजुलाइज करना सीख गए। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देखते आपकी आंखों में सबसे पहले वेन डायग्राम बनना चाहिए इस चीज का। और वेन डायग्राम अगर आपको क्लियर है कि कैसे, कहां पर कौन से रीजन है, तो आपको इस टाइप के फॉर्मूले में या फिर इस टाइप के रिजल्ट समझने में कोई जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको देख के समझ आ जाएगा हाँ ये रिजल्ट सही है, हाँ ये रिजल्ट गलत है, ऐसे करके, ठीक है। तो ए यूनियन फाई बराबर है किसके, ए के। और सिंस जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो किसके बराबर है, उसी एलिमेंट के, तो हम क्या कहेंगे, फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, यूनियन का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर है किसके, ए के, तो हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, इंटरसेक्शन का। तो ये 4 चीजें हैं, ये अच्छे से नोट करिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज हमें पढ़नी है वो हमें पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स एंड कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स।
तो हम सबसे पहले कॉम्पिटिटिव लॉ के साथ शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव लॉ की बात करूं तो वो सेट्स फॉलो करते हैं, वो क्या है कि ए यूनियन बी बराबर है किसके, बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, बी यूनियन ए के। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो हम क्या कहेंगे कि सेट जो है वो किसको फॉलो करते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये कौन सा लॉ है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ है। हम ये सब चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो हम बस इन्हें सेट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि ये चीजें सही है कि नहीं। तो सेट जो है वो किसको फॉलो करता है, कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। अगली चीज की अगर मैं बात करूं वो है एसोसिएटिव लॉ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन सी। ये दोनों ही चीजें सही हैं। और अगर ये दोनों चीजें सही हैं, आप ये चीजें जो हैं ये आप एलिमेंट्स लेके और वेन डायग्राम बना के आप ये चीजें आराम से चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो हम क्या कहेंगे कि सेट क्या भी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। तीसरी चीज पे आए तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपको बता रहा हूं कि इंटरसेक्शन और यूनियन एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं एक दूसरे पे। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो ये बराबर होगा किसके, ये जो यूनियन है ये बढ़ जाएगा क्या, और एक किसके हो जाएगा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस पे, बी और सी पे। तो इंटरसेक्शन और यूनियन आपस में क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा होता क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस पे, बी और सी पे। और क्या हमारे पास रिजल्ट आता, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ये चीज। तो आप ये तीनों चीज अच्छे से नोट करिए क्या, कि जो सेट है स्पेसिफिकली यूनियन और इंटरसेक्शन की अगर बात करें हम, तो वो कॉम्पिटिटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। ये तीनों एग्जांपल्स देखिए। आप इसके प्रूफ की अगर बात करूं तो प्रूफ आराम से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा और प्रूफ ज्यादा इसका मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये आप एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। आप 3 सेट ले लोगे, अगर आप ए बी और सी उनमें कुछ वैल्यूज आप मान लोगे तो आप देखोगे कि ये क्या है, सेम आएंगे। तो आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं इन तीनों चीजों को। और इनको याद रखना कि सेट क्या फॉलो करता है, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन तीनों को फॉलो करता है। और जो इससे पहले मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। तो जो अब हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिएगा। मैं डी मॉर्गन्स लॉ को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और उसी की मदद से आप इस चैप्टर के जितने भी प्रूफ हैं वो सब कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सब एक ही पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, उनको करने का एक ही तरीका है। अगर आपको एक बार लॉजिक समझ आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ वाले को हिला सकते हैं। तो आप डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ समझिएगा कि कैसे प्रूफ करते हैं किसी भी चीज को, एंड उसकी मदद से आप किसी और क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ए यूनियन बी बार है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना ये बढ़ जाता है किस पे, ए पर और बी पर। और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो किस में बदल जाता है, जो यूनियन का साइन है वो बदल जाता है किसमें, इंटरसेक्शन में। यानी कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जो कॉम्प्लीमेंट है ये बढ़ जाता किस पे, ए पर और बी पर, और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो चेंज हो जाता किसमें, यूनियन में। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान तरीका है इनको याद करने का, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से दोनों याद होनी चाहिए। क्या, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को तो अच्छे से याद रखिए
और हम अब एक एक करके दोनों को प्रूफ करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन ये बस अच्छे से प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसकी मदद से आप ये भी प्रूफ करेंगे, और अगर आपने ये प्रूफ बस एक ढंग से समझ लिया तो आप इस चैप्टर का कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हम इस क्वेश्चन का प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अगर हम इसकी बात करें तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, मैं आपको हर बार एक ही सेम लॉजिक यूज होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। हम एक एलिमेंट मानेंगे, मान लो हमने वो बोला एलिमेंट है एक्स, वो इसमें बिलोंग करेगा, किसमें? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, वो इस सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है? अगर हमने प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट जो इसमें बिलोंग कर रहा था वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा था वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में है तो वो ये जो सेट है ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा, होगा नहीं होगा? तो हम क्या क्या पाएंगे कि ए यूनियन बी बार क्या है? सबसेट है किसका? इसका। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हम एक एलिमेंट लेंगे इसमें और हम प्रूफ कर देंगे कि वो जो एलिमेंट है जो हमने इसमें मान के चले थे हम, वो एलिमेंट इसमें भी है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कह पाएंगे कि इस सेट के सारे एलिमेंट किसमें है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि ये जो सेट है ये क्या है? सबसेट है किसका? इसका। यानी कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो उन्हें क्या होना पड़ेगा? उन्हें इक्वल होना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे हम क्या कह पाएंगे कि ए यूनियन बी बार बराबर होगा किसके? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। क्लियर है ये चीज? तो हम शुरुआत करते हैं एलएचएस वाले सेट पे एक एलिमेंट मानने से। तो हमने बोला एक एलिमेंट है एक्स, हमने क्या बोला? एक एलिमेंट है एक्स जो बिलोंग कर रहा है किसको? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। किसको बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो नहीं बिलोंग करेगा किसे? ए यूनियन बी को। अगर कोई एलिमेंट किसी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो नहीं बिलोंग करेगा किसे? उसे। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले 2 लेक्चर में वेन डायग्राम वाले जो लेक्चर हैं 2, उनमें मैंने ये चीज बहुत अच्छे समझाई। अगर आपको नहीं क्लियर है ये चीज ये कैसे आया तो आप पहले वो लेक्चर जाके समझिए, पर मैं फिर भी आपकी मदद के लिए यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये एक वेन डायग्राम है जिसमें एक सेट है ए, और ये जो बाहर वाला हिस्सा ये क्या है? ए बार। तो अगर कोई एलिमेंट इसमें है, अगर कोई एलिमेंट बाहर है तो वो नहीं बिलोंग करेगा किसमें? सेट ए में। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो नहीं बिलोंग करेगा किसमें? ए बार में। उसी की मदद से हम इस पे आए हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है कि जो एलिमेंट है एक्स वो बिलोंग कर, वो ये गलत हो गया, यहाँ पे नॉट बिलोंग का साइन आएगा, यहाँ पे वो नहीं बिलोंग करेगा किसे? ए यूनियन बी को, ठीक है? तो जो एलिमेंट है एक्स वो नहीं बिलोंग कर रहा है किसको? ए यूनियन बी को। किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी को। हमें पता है ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या थी? ए यूनियन बी की डेफिनेशन ये थी, अगर कोई एलिमेंट ए को या फिर बी को बिलोंग कर जाए, कोई एलिमेंट अगर ए को या फिर बी को, दोनों में से किसी को भी अगर बिलोंग कर जाए तो हम क्या कह देते थे कि वो ए यूनियन बी का पार्ट होगा। वो एलिमेंट किसका पार्ट होगा? ए यूनियन बी का पार्ट होगा। तो अगर हमें कहना है कि एक्स नहीं बिलोंग करता किसे? ए यूनियन बी का, तो हम क्या कहेंगे? एक्स को नहीं बिलोंग करना पड़ेगा ए में, साथ ही साथ एक्स को नहीं बिलोंग करना चाहिए किसमें? बी में। यानी कि एक्स ना तो बिलोंग करे ए को एंड ना ही बिलोंग करे किसको? बी को। जब ये कंडीशन होगी तभी ये कंडीशन होगी। समझ आई ये चीज? मैंने क्या बोला? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब हम आराम से समझते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट या तो ए को बिलोंग कर जाए या बी को बिलोंग कर जाए, है कि नहीं? हमें एलिमेंट कौन सा चाहिए? जो बिलोंग ना करे किस, माफी चाहता हूँ, गार्बेज वैन आई थी तो आपको आवाज में थोड़ा दिक्कत आती वीडियो की, इसलिए पॉज कर दी थी। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर कोई एलिमेंट है एक्स जो नहीं बिलोंग कर रहा है किसे? ए यूनियन बी को। किसे नहीं बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी को। और ए यूनियन बी हमें अच्छे से पता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी का तभी पार्ट हो सकता है, कब? जब या तो वो ए को बिलोंग करे या वो बी को बिलोंग करे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट ए यूनियन बी का पार्ट नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? ना तो वो ए का पार्ट होना चाहिए और ना ही वो बी का पार्ट होना चाहिए। यानी कि एक्स को नहीं बिलोंग करना चाहिए ए में एंड एक्स को नहीं बिलोंग करना चाहिए बी में। तो इस स्टेटमेंट से स्टेटमेंट हम कैसे आए, ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये कैसे आए हम इस पे, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई या नहीं हो गई, आप बताइए।
ठीक है, तो हम कहां पे आ गए, हमने बोला x बिलोंग नहीं कर रहा किसी ए यूनियन बी को, इस वजह से हमने क्या कहा कि x नहीं बिलोंग करेगा ए को एंड x नहीं बिलोंग करेगा किसे बी को। देखिए अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है ए को तो हम क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा किसे, x बिलोंग करेगा किसे, ए बार को। किसे बिलोंग करेगा, ए बार को। एंड अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है किसे, बी को, तो x बिलोंग करेगा किसे, बी बार को। क्या एक चीज क्लियर है? हमने अभी अभी आपको ये चीज समझाई कि इससे इस पे कैसे आते हैं, ए से ए बार वाली चीज कैसे होती है। तो अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है ए को यानी कि x बिलोंग करेगा ए बार को, एंड अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है बी को तो x बिलोंग करेगा बी बार को। अब हमें पता है, मैंने आपको हमारे लेक्चर में समझाया है जब मैं आपको यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा रहा था, वेन डायग्राम का फर्स्ट लेक्चर है, कि एंड का मतलब मैथ्स की भाषा में होता है क्या, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब मैथ्स की भाषा में क्या होता है, इंटरसेक्शन। यानी कि ये चीज क्या लिखी है, ये लिखिए कि x बिलोंग करेगा किसे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को। x बिलोंग करेगा किसे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को। हमारा यही मेन मोटिव था। क्या मोटिव था कि हम प्रूफ कर दें कोई एलिमेंट अगर इसे बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट किसे बिलोंग कर रहा है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को। और हमने अगर ये चीज प्रूफ कर दी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है क्या, ए यूनियन बी का होल बार, वो क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अब हम प्रूफ करेंगे एक एलिमेंट इसमें लेकर कि वो एलिमेंट किसमें बिलोंग करता है, इसमें। उस बेसिस पे हम क्या कह पाएंगे कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका। और अगर दो सेट एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो हम फटाफट से ये वाली चीज भी प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरा बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक प्रूफ ढंग से समझ लिया तो आप सारे प्रूफ आराम से कर सकते हैं। बस आपको एक प्रूफ ढंग से समझ लेना है कि कैसे हुआ, क्या लॉजिक है, कैसे करना होता है। देखिए अब हम एक एलिमेंट लेंगे इसमें, तो हमने क्या कहा, x बिलोंग कर रहा है किसे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है किसे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को। अगर x बिलोंग कर रहा है ए बार इंटरसेक्शन बी बार को तो हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग करेगा किसे, ए बार, एंड x बिलोंग करेगा किसे, बी बार को। क्लियर है ये चीज? अगर x बिलोंग कर रहा है ए बार को और x बिलोंग कर रहा है किसे, बी बार को, तो हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग नहीं करेगा किसे, a को, एंड x बिलोंग नहीं करेगा किसे, b को। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है a को और ना ही x बिलोंग कर रहा है किसे, b को, मैंने क्या कहा, x बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, a को, और नहीं बिलोंग कर रहा है किसको, b को, इसकी x नहीं बिलोंग करेगा किसे, a यूनियन b को। अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है किसी a को और ना ही x बिलोंग कर रहा है किसको, p को, तो x नहीं बिलोंग करेगा किसको, a यूनियन b को। क्यों? क्योंकि a यूनियन b का हमें मतलब पता है, a यूनियन b का पार्ट होने का वही एलिमेंट्स को हक है जो या तो a को बिलोंग करे या b को बिलोंग करे। और अगर कोई एलिमेंट है जो ना तो a को बिलोंग कर रहा है और ना ही b को बिलोंग कर रहा है, तो उस एलिमेंट को हक नहीं है किसको बिलोंग करने का, a यूनियन b को। तो x नहीं बिलोंग करेगा किसे, a यूनियन b को। और अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को, तो x बिलोंग करेगा किसे, a यूनियन b के बार को। x बिलोंग करेगा किसे, a यूनियन b के बार को। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर कोई एलिमेंट इसमें था तो वही एलिमेंट किसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि ये जो है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, a यूनियन b के बार का। तो अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट है और ये इसका प्रॉपर सबसेट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। इसी बेसिस पे आप डी मॉर्गन्स लॉ की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस चैप्टर में जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वो आप बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, वो क्या, पहले एलएचएस में एक एलिमेंट अज्यूम करो और प्रूव कर दो वो आरएचएस का पार्ट है। फिर आरएचएस में एक एलिमेंट लो और प्रूव कर दो वो एलएचएस का पार्ट है। दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है और ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और दोनों अगर एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं क्या है, इक्वल हैं। यही सेम मेथड रहेगा, यही सेम लॉजिक रहेगा।
और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से और अच्छे होंगे। आपको अगर आपको ऐसा लगे कि आप कोई बहुत टफ प्रूविंग वाला क्वेश्चन उठाओ और आपसे एक बार मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे जैसे आसान आसान क्वेश्चन से धीरे धीरे बढ़ोगे, आपके अंदर लॉजिक्स डेवलप होंगे कि आपको अब क्या करना है, इस एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आगे कैसे स्टेप बढ़ना है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको बहुत अच्छे से जाएंगे। लॉजिक्स आप प्रूविंग क्वेश्चन के पीछे सेम यही रहता है, ठीक है। और प्रूविंग वाला क्वेश्चन करने से आपका वेन डायग्राम का जो नॉलेज है ना वो भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। आपको और अच्छी इमेजिनेशन डेवलप होगी वेन डायग्राम से रिलेटेड, और सेट डायग्राम सेट जो चैप्टर है वो आपके और क्लियर होगा कि सेट कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, और अब आपको पूरी तरीके से इस चैप्टर की जो आर डी शर्मा है वो खत्म कर देनी है। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको आर डी शर्मा को होमवर्क दिया था हर वीडियो के एंड पे, तो अब इस चैप्टर की सब चीजें कवर हो चुकी हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ जो लास्ट में आर डी शर्मा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर करिएगा हर एक चैप्टर के, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छा लॉजिक डेवलप करने में मदद करेंगे। तो इस चैप्टर की आर डी शर्मा एनसीईआरटी सब अच्छे से खत्म कर दीजिए, एंड अगले लेक्चर से हम मूव करेंगे अपने नए चैप्टर पे। तो अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ अच्छे से समझ आया, प्रूफ के पीछे का लॉजिक अच्छे से समझ आया, कैसे करना होता है, क्या चीज है, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे को बताइए कोई दिक्कत है, कोई कमी है ऑडियो में, वीडियो में, तो आप जरूर वही बताइए। एंड जो गार्बेज वैन आई थी उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।